अब है हमारा सुविधाओं से संबंधित। ठीक, सुविधाओं से संबंधित कहने का मतलब बालकों के सामने सुविधाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम खेल की बात किए, व्यवस्था में खेल की बात की थी कि खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। अब खेल का जो सामान है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। मनोरंजन के लिए सारे सामान इंडोर आउटडोर, अब जैसे कैरम वगैरह हुआ, ये सब उसके सामने उपलब्ध रहेगा। बैडमिंटन रहना चाहिए। शौचालय आ जाएगा जो कि अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम वगैरह रहती है उसको रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि सुविधा सभी प्रकार का है। कभी भी किसी प्रकार की ज़रूरत हुई वो उस हिसाब से अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करके शिक्षा प्राप्त कर रहा है। सुविधाओं में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है छात्र से संबंधित। अब जो है हम शिक्षण कर रहे हैं, बच्चा समझ ही नहीं रहा है, बच्चा के पढ़े है। छात्र से संबंधित में देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं देख रहे हैं। हम इधर पढ़ा रहे हैं, बच्चा उधर चिल्ला रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों की रुचि को देखेंगे, बच्चों की योग्यता को देखेंगे, बच्चों के कौशल को देखेंगे, बच्चा किस क्षेत्र से आ रहा है उसी अनुसार से हम पढ़ाएंगे। और बच्चों की रुचि को देखेंगे, बच्चा बताओ बच्चों क्या पढ़ना चाहते हो। एक वैसे तो हम अपना लर्निंग प्लान लेकर आएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो शिक्षण करेंगे, जो हमारा विषय वस्तु होगा उसके प्रति बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कर देंगे। तब क्या होगा, उसमें रुचि धीरे धीरे स्वतः उत्पन्न होगी। तो इस तरह से है क्या, हम जो शिक्षण करेंगे उसमें बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता, कौशल को ध्यान में रख कर करेंगे, उसके अनुरूप ही हम शिक्षण करेंगे। तो यही हमारा शिक्षा छात्र से संबंधित है। अब शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा, इसका मतलब है कि हमारी जो विषय वस्तु होगी वो किस तरह से होनी चाहिए, वो छात्रों के व्यवहारिक जीवन से टच कर रहा है या नहीं, उससे जुड़ाव होना चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। या फिर हम पढ़ाने के तरीके में वैसा काम कर लेंगे। अब जैसे हमको आम पढ़ाना है या कोई फल पढ़ाना है, तो फल तो ऐसे होगा नहीं। हम उसको पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो उसमें वैसे जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, और जिज्ञासा उत्पन्न करने के साथ उसके व्यवहारिक जीवन से हम लेंगे। तुम कौन कौन सा फल खाते हो, आज तुम कौन सा फल खा के आओ, तुम्हारे घर में तुम कौन कौन सा फल देखे हो। इस तरह से यदि बात करेंगे तो उसमें धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होगी। जो हमारे शिक्षण शास्त्रीय अवधारणा है, इसके अंदर खास करके विषय वस्तु से संबंधित है। हमारा विषय वस्तु किस प्रकार का होना चाहिए। बालकों के सीखने के समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। बालकों को सीखने के लिए हम जितना भी अवसर हो सके वो देंगे। विषय वस्तु को जांचने परखने के लिए उचित अवसर मिले। ठीक है। अब इसके बाद है आर्थिक विकास में उपयुक्त। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक हेल्प में वो विषय वस्तु या फिर इस तरह की जो हमारी शिक्षा है वैसी होनी चाहिए जो बालकों के इकोनॉमिक हेल्प में, इकोनॉमिक रूप में मदद करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो मदद करेगा। तब तो ये हो गया आर्थिक विकास से संबंधित। अब उसके बाद है मूल्यांकन व्यवस्था। मूल्यांकन व्यवस्था साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कोई ये वो नहीं कि हम किसी को देख रहे हैं अच्छा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, या इस तरह से जो जिस भी तरह से हम मूल्यांकन कर रहे हैं, चूँकि मूल्यांकन सभी पक्षों का होता है। तो मूल्यांकन व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जो बालकों के सभी पक्षों का मूल्यांकन सही रूप से करे। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा, सही रूप से करना है और सभी पक्षों का करना है। सभी पक्षों का वो भी सही रूप से करना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। सभी पक्षों का और सही सटीकता से कर लेंगे, सटीकता से, एक्यूरेसी के साथ सटीकता से मूल्यांकन करना है। कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए मूल्यांकन व्यवस्था से, यही संबंधित है। तो इस तरह से क्योंकि क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक भाग हुआ है ना। अब हमारा वैश्विक विकास से संबंधित, मतलब जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट है। यदि हम बच्चे में ऐसा करेंगे सिर्फ अपने क्षेत्रीय गुण ही विकसित कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा नहीं होगा। ऐसा गुण का भी विकास करना है जो बालकों में वैश्विक विकास से जो हमारा जो देश है उसको विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाए, और बालक को भी, जो बालक है उसमें भी वैश्विक गुण का यदि विकास होगा तो विश्व के सामने स्वयं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेगा। अब जैसे हम जान रहे हैं खेल से ही देख लेते हैं वैश्विक विकास में। हम
क्रिकेट है हमारा, या फिर शतरंज वगैरह है, तो इन सब खेलों को शामिल करेंगे और इन सब खेलों में हम बच्चे को थोड़ा मोड़ा नहीं परिपक्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक वो जो है कि बच्चा वैश्विक स्तर पर परफॉर्म करेगा, अच्छा करेगा, तो उसका नाम होगा, हमारे भी देश का नाम होगा। तो ये वैश्विक विकास से संबंधित। अतः शिक्षा में गुणवत्ता का एक पक्ष यह भी है कि बालकों में वैश्विक गुणों का विकास किया जाए। इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक पक्ष है। अब उसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब आएगा अच्छा गुण, ये विविधता और असमानता भी बचा हुआ। अच्छा देखते हैं उसको। समानता पहले देख लेते हैं, है आगे लिख दिए हम। समानता का अर्थ है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आप अपने से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, फिर हम बता दे रहे हैं। और अभी जितना भी वीडियो इससे पहले गया है आप लोग सबको देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। समानता का अर्थ है समान व्यवहार। सबसे पहले समानता का अर्थ हम व्यवहार से लेंगे, हम लिख दिए हैं। व्यवहार या साधन, इसको एज ए व्यवहार के रूप में या एज ए साधन के रूप में यूज किया जाता है। किसके लिए? समता प्राप्त करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, या फिर समता की स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है? मूल रूप से समानता व्यवहार है, अर्थात समतामूलक समाज की उद्देश्य से, समतामूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से किया गया व्यवहार है, ये समानता कहलाएगा। समानता के अंतर्गत हम किसी के साथ सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। सबको हमें एक साथ लेकर चलना है। अच्छा, वो तो समता के अंतर्गत गया। सबके साथ हमें समान भाव से पेश आना है। तो इस तरह से हम समानता का हमारा व्यवहार है। अब जैसे हम क्लास में गए, कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, कोई पिछड़े हुए से है, हम उसको नहीं देखेंगे, सबके साथ समान व्यवहार से पेश आएंगे। सबको एक ही व्यवस्था, एक ही शिक्षा, एक ही तरह की प्रायोरिटी देंगे। यही हुआ हमारा समानता। अब क्या है? आर्थिक, किसी प्रकार भेदभाव नहीं कर सकते। समाज में समता की स्थिति की प्राप्ति के लिए हम समानता का व्यवहार करते हैं। अब है समता। यह लोकतंत्र रूपी जो दर्शन है हमारा, लोकतंत्र जो एक अवधारणा है, इसका सबसे बड़ा आधार समता है और ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमारे जो देश होना चाहिए उसमें समता का बहुत ही बड़ा योगदान है कि हम समता की स्थिति कैसे लाएं। अभी हम बताए थे समानता, जिसको समानता समझ में आ गया वो समता अच्छे से समझ पाएंगे। तो अच्छा, समता क्या है? हम बराबर की स्थिति ला रहे हैं। और समानता क्या है? बड़ा हो या छोटा हो, हम सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन समता क्या कहता है? जो छोटा है हम उसको कुछ और दे देंगे तो वो जो हमारा श्रेष्ठ है उसकी श्रेणी में आ सकता है। जो श्रेष्ठ है, जैसे मान लेते हैं ये एक गिलास है, ये एक गिलास है और ये भी एक गिलास है। अच्छा, ये कितना बड़ा गिलास है? दोनों समान आकार का गिलास है। वो लिखने में हो रहा है कम बेस, मतलब हम इसमें ये गिलास है, एक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब हम समता क्या कहेगा? हमको टोटल को यहाँ तक लाना है ना, या भरना है, भरने के लिए यहाँ तक भर जाएगा, ठीक ना। एक हम उदाहरण मान रहे हैं। तो समानता क्या कहेगा? वो आया कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने, अगर वो आया है 5 ml वाटर दिया है तो ये 5 ml इसमें भी देगा, 5 ml इसमें भी देगा। हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप इसको किस तरह से समझ पाएँ। लेकिन समता क्या है, क्या कहेगा? इसमें तो ऑलरेडी, और ये मान लेते हैं 10 ml में फुल हो जाता है, 3 ml इसके पास ऑलरेडी है, इसके पास मान लेते हैं 2 ml है। तो ये समानता क्या कहेगा हमारा, ये समता क्या कहेगा? अब इसको जोड़ के 5 3 8 हुआ है, तो हम इसको जो है ना 3 ml है ही पहले से, तो हम इसमें 7 ml और दे देते हैं, तो ये पूर्ण हो जाएगा। और ये जो है, अगर इसको पूर्ण नहीं भी करना है, इसी के स्तर तक इसको भी लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें 3 ml ऑलरेडी है, इसमें 2 है, इसको 1 ml दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये है समता। समता कहने का मतलब हम बराबर की स्थिति में ला रहे हैं, बराबर करने का हमारा लक्ष्य है।
अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब है असमानता। असमानता का भी अर्थ व्यवहार से ही है। अब जैसे देखिए, असमानता और विविधता, यहाँ पर दो पहलू था, इसको अच्छे से देखते हैं। हमारे घर में, किसी के भी घर में तरह तरह के लोग रहते हैं, भाई बहन, बड़ा छोटा, तो सब अलग हैं, लेकिन सबके विचार भी अलग अलग हैं। पर्सनली अगर देखा जाए तो सबका विचार तो किसी भी चीज़ पर अलग ही होता है ना। अगर हम कुछ किसी चीज़ पर, किसी तथ्य पर विचार मांगते हैं तो सबका अलग अलग होता है। तो इस पर कहने का अर्थ यह है, सबके साथ हम एक ही तो व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि माता पिता को सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए, और करते भी हैं। अब जैसे कोई है, कोई समाज में कोई है, नहीं समाज में, परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही मतलब परफेक्ट है, क्या कहते हैं, वो कोई भी झगड़ा नहीं करता है किसी में, किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई गलत कार्य नहीं करता है। और एक है हमारे परिवार में बच्चा जो कि बहुत गलती करता है, हमेशा समस्या लेकर आते रहता है परिवार में। तो उस तरह से होगा क्या, असमानता में होगा क्या, फिर हमारा जो विचार है इसके प्रति कुछ और हो जाएगा और इसके प्रति कुछ और हो जाएगा। जब दोनों में से दोनों हमसे खाना मांगे, दोनों किसी से खाना मांगे, माँ से खाना मांगेगा, तो माँ कोशिश करेगी पहले इसको देगी, फिर तब इसको देगी। तो दोनों अलग अलग है, ये हुआ विविधता। और जो हम उसके साथ व्यवहार कर दिए, खाना मांगने पे पहले इसको दिए फिर इसको दिए, ये हो गया हमारा असमानता का व्यवहार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम वंचना। वंचना क्या है? मूलभूत आवश्यकता। हमें विकास के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, उस रूप से मूल रूप से शिक्षा और जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है ना, इन सब से हम वंचित हो जाते हैं। इन सब से वंचित हो जाना ही वंचना कहलाएगा। अच्छा, इन सब से वंचित होने से वंचना आएगा। और है असमानता के व्यवहार के कारण। अब हम जो बताए, अभी जो दो बच्चे का हम उदाहरण दिखाए, एक झगड़ा कर रहा था, एक मतलब समस्याएं लेकर आता था, एक परफेक्ट था। तो दोनों के कारण के जो साथ असमानता का व्यवहार हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, जो परफेक्ट नहीं था उसके मन में वंचना का भाव आएगा कि मेरी माँ मेरे साथ हम कुछ मांगते हैं तो पहले हमको नहीं देती है। और ऐसा होता है कि जो अच्छा चीज़ होता है वो परफेक्ट को मिल जाता है, जो नहीं होता है और हमको नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो परफेक्ट नहीं है, जो हमेशा समस्याएं लाता है, उसके मन में वंचना का भाव, खुद को वंचित महसूस करने लगेगा, वंचना का भाव पैदा हो जाएगा। तो यही है, असमानता के व्यवहार के कारण लोगों अथवा समूहों या समुदाय में वंचना का भाव पैदा होता है। अभी हम एक बच्चे पर करके दिखाएं, इस तरह से आप पूरे समुदाय में देख लेंगे, पूरे समाज में देख लेंगे, समूह में देख लेंगे। तो यही है वंचना। अब वंचना क्या है? वास्तविक वंचना है, दूसरा सापेक्षिक वंचना है। वास्तविक वंचना से तात्पर्य है, हमारे सामने हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर टेबल पर फ्रूट रखा हुआ है, हमको खाना है, हम यहाँ पर जाने के लिए इस तरह से अक्षम हैं कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि फ्रूट खाएं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारा वास्तविक वंचना है। मतलब संसाधन हमारे सामने उपलब्ध होगा, लेकिन हम खुद शारीरिक अथवा मानसिक रूप से इस तरह से अपंग होंगे या अक्षम होंगे कि हम वो शारीरिक रूप से इस प्रकार से अक्षम या शारीरिक या मानसिक रूप से इस प्रकार से अक्षम होंगे कि हम वो संसाधन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही हमारा वास्तविक वंचना हुआ। अब ये एक आदमी के साथ होगा तो वास्तविक व्यक्तिक वंचना कहला जाएगा। और अगर एक से अधिक के साथ हो रहा है या पूरे समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके सामने संसाधन है लेकिन वो उसका सही रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा, ये हो गया वास्तविक वंचना। समुदाय के समूह वाला हो गया, समुदाय वाला। अब इसके बाद है हमारा सापेक्षिक वंचना। सापेक्षिक वंचना ये है, एक तो हमारे सामने संसाधन था अभी वास्तविक में, सापेक्षिक में क्या है, हमारे सामने संसाधन नहीं है, तो हम इसका और उसके अतिरिक्त हमारे सामने ढेर सारा संसाधन है जिससे हम इवन कि ये भी संसाधन बना सकते हैं।
तो ये उसको नहीं देखता है। मेनली जो हमारा यह मान लेते हैं कोई ऐसा संसाधन कोई स्पेशल संसाधन है, उसके बारे में ही सोच रहा है कि हम उसके पास है, ये फला है, इसके अमुक व्यक्ति है, इसके पास है, मेरे पास नहीं है। वो बहुत प्रतिष्ठित है, हम नहीं है। उसके पास दौलत है, मेरे पास नहीं है। उसके पास रुपया है, धन है, मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार से सोचने से, मतलब वो तो प्राप्त तो कर नहीं सकता, सोचने से, तुलना करने से सापेक्षिक वंचन आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है सत्ता। फिर वीडियो को रोकने दीजिए।